नमस्कार। तो आज से बिहार में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हो गई। आज जब भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आई, भारतीय जनता पार्टी का बिहार में गृह मंत्री मिला, भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा अध्यक्ष का पद भी आज मिल गया, तो अब आप ये मान के चलिए कि बिहार में ऑपरेशन लोटस शुरू है। मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मैं आज आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूं कि ऑपरेशन लोटस का मतलब क्या है बिहार के संदर्भ में, और बिहार के में जो ऑपरेशन लोटस की आज कह लीजिए कि आज उसको एकदम एक प्रकार से स्थापित कर दिया गया बिहार में कि अब ऑपरेशन लोटस ही चलेगा बिहार में। और इस ऑपरेशन लोटस को नीतीश कुमार की सहमति प्राप्त है। यह धारणा क्यों मजबूत हुई है उसके मैं कुछ कारण आपको बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए कि यह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम आने के बाद, जहां चुनाव से पहले यह माना जा रहा था कि बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी होगी, वहीं बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। एक दूसरा, आप जितने भी राजनीतिक पंडित, पॉलिटिकल राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार, आप चुनाव परिणाम आने और उसके बाद लगातार जितने भी आप कह सकते हैं स्पेकुलेशन हो रहे थे, हर स्पेकुलेशन में जिन लोगों ने नीतीश कुमार का पक्ष लिया वो सब गलत साबित होते गए। लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार इस बार एक उप मुख्यमंत्री पर अड़े हुए हैं, नहीं हुआ, वही 2 उप मुख्यमंत्री बने पिछली बार जैसे था। लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर गृह मंत्रालय नहीं देंगे, हमने देखा नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय दे दिया। लोगों ने कहा कि इस बार तो नीतीश कुमार किसी कीमत पर विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी का नहीं होने देंगे, विधानसभा अध्यक्ष भी अब बीजेपी का बन गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उसको नीतीश कुमार की सहमति मिली हुई है, और इसका संकेत परिणाम के बाद नहीं बल्कि परिणाम आने से पहले भी मिला। और जिस दिन चुनाव परिणाम आने के बाद शपथ ग्रहण हो रहा था उस दिन तो स्पष्ट दिख गया था। क्या दिखा था शपथ ग्रहण के दिन? आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब एक अन्य मार्ग, जो मुख्यमंत्री आवास है बिहार में पटना में, वहां से शपथ लेने के लिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की ओर चले तो उनकी गाड़ी बीच रास्ते में रुक गई थी। एक स्टॉपेज था, वह एक पड़ाव था जहां पर नीतीश कुमार की गाड़ी रुकी थी। जहां नीतीश कुमार की गाड़ी रुकी थी वहीं पर रुके हुए थे देश के गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले क्या होता था? प्राय होता था ये कि जब भी गृह मंत्री बिहार आते थे तो गृह मंत्री नीतीश कुमार से मिलते थे, नीतीश कुमार से मिलने जाते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब नीतीश कुमार केवल शपथ ग्रहण के दिन, शपथ ग्रहण से पहले अमित शाह के होटल में मिल रहे हैं और अमित शाह को साथ लेकर निकल रहे हैं पटना गांधी मैदान के लिए। और इतना ही नहीं, इस पूरे चुनाव के दौरान, चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद जितनी बार भी अमित शाह बिहार के दौरे पर रहे, हर बार अमित शाह से मिलने के लिए होटल में नीतीश कुमार पहुंचे थे। तो इससे साबित क्या होता है? इससे साबित यह होता है कि बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार हैं, यह बीजेपी की मर्जी है। और जो भूमिका नीतीश कुमार के लिए तय की गई है वो नीतीश कुमार की भी मर्जी है। मतलब अब नीतीश कुमार ने भी अपनी सीमा का निर्धारण कर लिया है और बीजेपी ने भी अपनी सीमा समझ लिया है। बीजेपी ने भी समझ लिया कि अभी वो समय नहीं आया है जब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिहार में बना सके, और जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास नहीं करेगी। यह इशारा बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को मिल चुका है। इसीलिए नीतीश कुमार भी बीजेपी के रास्ते में, मतलब बीजेपी के एजेंडे के अनुसार बिहार सरकार को चलाने में नीतीश कुमार कोई बाधा नहीं बनने वाले हैं। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री बने थे मित्रों,
उस जमाने में नीतीश कुमार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ब्रांच खोलने के लिए किशनगंज में जमीन दे दी थी, याद है आपको। और बीजेपी चुप्पी लगाई हुई थी, सुशील मोदी ने कुछ विरोध नहीं किया था तब जब बीजेपी के साथ सरकार थी। आपको याद होगा उन दिनों आरएसएस से जुड़ा हुआ छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नीतीश कुमार का पुतला जलाया था, पुतला दहन किया था, सड़क पे विरोध हुआ था। लेकिन नीतीश कुमार टस से मस नहीं हुए थे। बीजेपी के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार ने अपनी सेकुलर क्रेडेंशियल के अनुसार राजनीति करते रहे। जितने भी कब्रिस्तानों की चारी दीवारी हुई बिहार में, सब नीतीश कुमार ने कराया। और तब कराया जब नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार में थी। वो एक दौर था, वो दौर था 2005 से 2013 तक का, जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर गए नहीं थे। फिर 2013 से लेकर 2024-23 तक का दौर आप मान के चलिए कि बीच में ऐसा दौर था जब नीतीश कुमार आया राम गया राम थे। मतलब बीजेपी के साथ भी और बीजेपी के बाद भी। जैसे एलआईसी का स्लोगन है ना कि एलआईसी के साथ आपके जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, वैसे ही नीतीश कुमार का था, कुर्सी के साथ भी कुर्सी के बाद भी। मतलब केवल बीजेपी और राजद में पलटी मारने में नीतीश कुमार को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनवरी 2024 के बाद नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया कि अब प्रधानमंत्री बनना उनके बस में नहीं है, क्योंकि दोनों बार जब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर गए थे, दोनों बार कारण एक ही था, नीतीश कुमार गए थे प्रधानमंत्री पद या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने के लिए। लेकिन जब दाल नहीं गली तो हर बार नीतीश कुमार वापस पुनर्मूसिको भव वाली स्थिति में आ गए, पुराने रूप पे आ गए, बीजेपी के साथ आ गए। इस बार नीतीश कुमार अब जब 2024-28 जनवरी को वापस एनडीए में आए तो आप देख रहे हैं संसद के केंद्रीय कक्ष में, जिस दिन एनडीए संसदीय दल की बैठक थी, जिस दिन नरेंद्र मोदी इस बार फिर 2024 में प्रधानमंत्री चुने गए थे, एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए थे, उस दिन से लेकर हर सभा में नीतीश कुमार का भाषण सुनिए। नीतीश कुमार कान पकड़ने की श्रेणी में कहते हैं कि भैया अब ना हम मारेंगे पलटी, गलती कर लिए। हर सभा में जनता से माफी मांग रहे हैं कि अब मैं पलटी नहीं मारूंगा। सच है गलत है? प्रधानमंत्री का पैर छू रहे हैं। और चलिए, यह तो प्रतीकात्मक है। नीतीश कुमार ने मुद्दों में कैसे शिफ्टिंग किया है ये देखिए। CAA के मुद्दे पर पहले भी बीजेपी का समर्थन कर चुके थे 2019 में, याद होगा आपको। कोविड शुरू होने से कुछ ही दिन पहले CAA जब भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए घोषणा किया कि CAA लागू करेंगे, तब नीतीश कुमार ने कैसे पलटी मारा था। एकदम बीजेपी के समर्थन में आ गए थे नीतीश कुमार। उन दिनों नीतीश कुमार की सरकार के पार्टी की तरफ से मंत्री हुआ करते थे RCP सिन्हा। संसद में उनका भाषण सुन लीजिए आप। इस बार क्या हुआ, वक्फ बोर्ड एक्ट में जब संशोधन की बात आई तो फिर नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ ही दिखे। कितने भी आलोचनाएं हुई नीतीश कुमार की, मुसलमानों के द्वारा, अल्पसंख्यक के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा, लेकिन नीतीश कुमार टस से मस नहीं हुए। ललन सिंह के भाषण में और बीजेपी के एक कट्टर हिंदूवादी सांसद के भाषण में कोई अंतर आपको नहीं दिखा होगा। दिखा था? नहीं दिखा था। इस बार आइए विधानसभा चुनाव में। पिछली बार 2020 का जब विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार लड़े थे बीजेपी के साथ, आप लिस्ट निकाल के देखिए बीजेपी मुसलमानों को नीतीश कुमार ने कितनी टिकटें दी थी और इस बार कितनी टिकटें नीतीश कुमार ने दिया है। इस बार नीतीश कुमार ने मात्र 4 मुसलमानों को टिकट दिया है। पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने 11 मुसलमानों को टिकट दिया था। भले ही उसमें कोई नहीं जीत पाए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बार एक जीते हैं, लेकिन 4 मुसलमान उम्मीदवार ही नीतीश कुमार ने खड़े किए थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि नीतीश कुमार ही भाजपा हैं। नीतीश कुमार और भाजपा में कोई अंतर नहीं है बिहार में। नीतीश कुमार अब वैसी नीति पर चलने वाले हैं जिस नीति पे बीजेपी चलती है। अब नीतीश बीजेपी के लिए सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और नीतीश कुमार में कोई अंतर नहीं है। उसकी झलक कल फिर एक बार दिखी मित्रों। कल क्या दिखा? कल यह दिखा कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के
कई दलित विधायक, अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले कई दलित विधायकों ने संस्कृत में शपथ लिया। वैसे ही जनता दल यूनाइटेड के भी जो दलित विधायक थे उन्होंने भी संस्कृत में शपथ लिया, वैसे ही जैसे बीजेपी वालों ने लिया। बीजेपी के वीरेंद्र पासवान जो रोसड़ा के विधायक हैं उन्होंने भी संस्कृत में शपथ लिया। बीजेपी के मुरारी पासवान जो भागलपुर पीरपैंती के विधायक हैं उन्होंने भी संस्कृत में शपथ लिया। तो जनता दल यूनाइटेड के रत्नेश सदा जो सोनवर्षा विधानसभा सीट से विधायक हैं उन्होंने भी संस्कृत में शपथ लिया। तो अब बताइए कि बीजेपी के वीरेंद्र पासवान, बीजेपी के मुरारी पासवान और जदयू के रामचंद्र रत्नेश सदा में क्या अंतर रहा, ये बताइए आप। जिस आधार पे भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं ने चुनाव में मतदाताओं से वोट मांगा है, इस विधानसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, उसी आधार पर जदयू के भी उम्मीदवारों ने वोट मांगा। कहा कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। हर जगह आरएसएस के स्वयंसेवक जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के लिए को चुनाव जिताने के लिए प्रचार कर रहे थे। न केवल बिहारी आरएसएस के स्वयंसेवक बल्कि बिहार के बाहर के जो बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता जितनी तत्परता से बीजेपी के उम्मीदवार को जिता रहे थे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जदयू के उम्मीदवार को भी वैसे ही बीजेपी और आरएसएस के स्वयंसेवक चुनाव में जिता रहे थे या नहीं जिता रहे थे, बताइए आप। कई दर्शक ऐसे होंगे जो स्थानीय विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव में लगे होंगे, आपके क्षेत्र से जदयू के उम्मीदवार होंगे, आप वहां चेहरे को याद कीजिए, कौन कौन लोग जदयू के उम्मीदवार को चुनाव जिताने के लिए लगे हुए थे। उनमें आरएसएस के लोगों की भूमिका उतनी ही बड़ी थी जितनी बड़ी भूमिका उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने के लिए लगाया था, निभाया था। इसीलिए आने वाले दिन में आप देखेंगे जदयू ही भाजपा है, कोई अंतर नहीं है। इसीलिए ऑपरेशन लोटस लगभग बिहार में अब सक्सेसफुली नीतीश कुमार के सहयोग से ही होने जा रहा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।